नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है। शख्सियत इन द सेंस कि जब मेरा जन्म हुआ था 1988 में, इन्होंने फिल्मी करियर अपना शायद 82 से शुरू किया था या उसके पहले से। सो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कितना डेप्थ में आज हम लोग ये कन्वर्सेशंस को लेके जाने वाले हैं। 88। सो आज हमारे साथ हैं अरुण बख्शी साहब। इन्होंने बचपन में हम लोग देखे थे शो महाभारत में आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया था। उस वक्त आप छोटे से थे सर, शायद मैं था ही नहीं। सो अगर अरुण बख्शी साहब के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने हर मीडियम में काम किया है। मीडियम बोले तो रेडियो, शुरुआत वहाँ से हुई। थिएटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्टर। टेलीविजन, medium of producer. Yeah. Film, Yes. medium of director. Yes. And digital. Serial. Yeah. Yeah. Television is a medium of producers. Yeah. And digital, Yes. you yourself are medium, you yourself are creator. So इतनी लंबी जर्नी सबने आपने किया। शुरुआत कैसे की? जालंधर कैसा शुरुआत था? मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ मैंने काम किया ही नहीं, कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है। आजकल क्या है कि आदमी को देखा जाता है कितने साल हैं, कितने क्या हैं, लेकिन जिस तरह का मीडियम है हमारा, जिस तरह का क्रिएटिविटी है, वो तो मिनटों में होती है। अगर देखा जाए तो कितने मिनट का रोल है, कितना क्या है, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो डिजिटल है, क्या नहीं, यू नो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। करेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इतना काम किया है, क्योंकि यात्रा इतनी ज़बरदस्त रही है और इतना मोमेंटम रहा है लाइफ में कि कभी कभी पीछे मुड़ के देखने का था ही। ये शुरुआत की है जालंधर रेडियो से। मुझे याद है, मैं साल नहीं बताऊंगा, साल आपको लगेगा इट्स अ वेरी प्रिमिटिव, लेकिन यात्रा है साहब, यात्रा बड़ी जबरदस्त रही मेरी। आज तक की यात्रा बहुत खूबसूरत रही। मुझे याद है कि वहाँ पर ऑडिशन चल रहे थे रेडियो स्टेशन में, उनको वॉइसेस चाहिए थी, ड्रामा वॉइसेस। तो मुझे एक आदमी ने कहा कि आप वहाँ पे चलिए, लेकिन साथ में उसने रिश्वत भी मांगी। उस समय भी उस वक्त की रिश्वत थी, और उस वक्त की रिश्वत होती थी 50 रुपया। क्या बात? 75 रुपया। बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम, क्योंकि लुधियाना से जालंधर जाना तकरीबन कुछ से समझ लीजिए 50 पैसे, 75 पैसे की टिकट होती थी, 2 घंटे का। मैंने नहीं साहब, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, रिश्वत तो मैं दूंगा ही नहीं, तो मैं खुद ही वहां चला गया। और जाके मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैंने वहां पे क्रिकेट की कमेंट्री बोल दी। जो उन्होंने मुझे बोला, बोले आपको क्या आता है? मैं क्रिकेट की कमेंट्री बोल सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज ए क्रिकेटर। याद है आपको कमेंट्री क्या बोला था आपने पहला ऑडिशन? वो मुझे कुछ इस तरह याद है कि बैट्समैन ट्राई टू स्वीप इट, मिसिंग कंप्लीटली, बॉल गोes to wicket keeper, no damage, and still India hopping at the same score that was 34 for the loss of 5 wickets, क्योंकि ज़माने में 34 for the last 5 wickets ऐसा कुछ होता था। एंड उन्होंने कहा कि ये अनयूजुअलाइज बंदे तो ले लो। तो बाद में उन्होंने मेरा ऐसे जैसे आपके साथ मेरा रास्ता कायम हो रहा है, उन्होंने बातचीत की। तो बातचीत में मैंने कहा, सर मैंने जो सुना था, जो मुझे बोला गया था, और जो मैं देख रहा हूँ कि मैं आज आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बिल्कुल सब कुछ अलग अलग ही है, अलग अलग ही है। बोले मसलन मैंने कहा
सर मुझे कहा गया तो यहाँ रिश्वत चलती है, यहाँ तो रिश्वत चल ही नहीं, यहाँ तो मेरा टैलेंट चल रहा है। फिर मैं पूछा कौन कौन, मैं कुछ नहीं, बंदा नाम, मैं बड़ा एज पे आ गया था, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हमको आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगी। और फिर उन्होंने मुझे रेगुलरली प्रोग्राम देने शुरू कर दिया, 35 रुपीज़ फॉर वन रिकॉर्डिंग। 35। कितना टाइम लेते थे आप रिकॉर्डिंग करने? रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं, ड्रामा होता था, ड्रामा में एक रोल मिलता था, ऑडियो ड्रामा। हाँ ऑडियो ड्रामा जी। उसमें खास बात ये होती थी कि वहाँ पे जालंधर रेडियो स्टेशन के, ये पंजाबी में होता था? नहीं नहीं, हिंदी में, हिंदी उर्दू, हिंदुस्तानी में होता है। और वो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में होता था, और मेरी ज़बान साफ थी। मेरी ज़बान में जब मैं उर्दू बोलता था तो पंजाबियत नहीं आती थी। हाँ, ये क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि ये जो आपको जो लफाजी है उसमें अगर पंजाबियत आ गई तो फिर तो आप गड़बड़ हो गया। हालांकि प्योर पंजाबी सब कुछ है, लेकिन जब पंजाबी बोलते थे तो फिर बुल्ले शाह गुलाम फरीद जैसी लैंग्वेज होती थी, वो हमारी स्कूलिंग थी, जो कि मैं सेल्फ टॉट हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे वो भी याद है कि मेरे फादर ने घर के बाद एक पट्टी लगाई थी, अरुण बख्शी रेडियो आर्टिस्ट। मुझे वो भी याद है। मुझे वो भी याद है कि लुधियाना में जो सिंगर्स हुआ करते थे, जिनको आज हम देखते हैं, लाल सिंह, यमला जट, उस स्टेचर के जो लोग होते थे, उनसे मैं मिला हुआ, उनके मैं नमस्कार किया, उनके पैरों में छुआ हुआ। और उस वक्त मैं सिर्फ देखता था कि क्या हो रहा है, ड्रामा करता था और थोड़ा सा गुनगुनाता था कि होता। और फिर वो जब था वो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, वो जब मैं बॉम्बे की तरफ आया। बॉम्बे आए कैसे? मैं यहाँ पे स्टॉप करना, वहाँ आप बाई फ्लाइट आए या बाई ट्रेन है? कहाँ फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट, किसकी फ्लाइट? ना 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 ना, उस जमाने में फ्लाइट भी नहीं, फ्लाइट तो थी सर। आप मुझे लगता है प्रिमिटिव समझ रहे हो, पाषाण काल से समझ रहे हो, पत्थर युग से समझ रहे हो। फ्लाइट्स तो थी, लेकिन पॉकेट्स उतनी नहीं थी कि फ्लाइट की तरफ जाएं, सोचें भी। अब तो फ्रंटियर वाले लोग थे, राजधानी भी एक्सपेंसिव थी, फ्रंटियर वाले लोग थे। लेकिन फ्रंटियर से बम्बई आना, वो लाइन लेना, फिर फादर ने एक और लाइन ले ली कि गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। ये दो लाइन, और उसके साथ में 4 पंजाबी गाने, खुले गाने, वो थे मेरे पास। और एक स्पिरिट थी कि अब मुझे जाना है, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि मुझे बॉम्बे में समंदर किनारे मेरा भविष्य है, मेरी कर्म भूमि समंदर किनारे। और वो फिर बॉम्बे, बस बॉम्बे बीए कर ली थी, रेडियो से पेपर्स यहाँ मंगवा लिए थे, यहाँ का ऑल इंडिया रेडियो में। क्योंकि रेडियो जिसने कर लिया है, आप समझ लीजिए कि रेडियो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें आपका तलफ़ुज़, आप कैसे पुटअप करते हो अपने आप को। फिर यहाँ पे जो पहली तनख्वाह मिली थी रेडियो में रिकॉर्डिंग की, कितना महीने आपने जॉब किया था पंजाब में? I was a casual artist. जब रिक्वायरमेंट हुआ, हाँ, वो 35 रुपए मिलते थे, एक चेक मिलता था, वो ऐसा होता 35 रुपीज मैन, वो भी क्रिएटिव। माँ पैसे ले, मुझे नौकरी मिल गई है। उस समय कैश में मिलता था या चेक मिलता था सर? नहीं, चेक मिलता था। और फिर वेट होती थी पोस्ट ऑफिस में डाल के, बैंक भी कहाँ हमारे लिए इससे बैठे, पोस्ट ऑफिस में डालना। इकबालगंज चौक में पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ जाके डालते थे, और 2-4 दिन लगते थे। फिर वो वेट होती थी 35 रुपीज, उसमें 50 चीज़ें होती थी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सब करते थे। एंड फिर आप देख लीजिए कि वो क्रिकेट ने हेल्प किया। क्रिकेट वाज लाइक, आपका फोन है? नहीं, मैं आपका कुछ डिटेल रीड करने वाला हूँ, आप कीजिए ना। मतलब आप अगर फिल्मों की बात करें तो 100 से ऊपर ऐसे ऑनलाइन लिस्टेड है, इट माइट बी मोर देन दैट। अभी तक कितने फिल्म हो गए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि दिस इज बिटवीन 175 and 200।
एंड आप गाने का रिकॉर्डिंग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा अजूबा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं बहुत बड़ा अजूबा हूँ। कोई डिवाइन पावर है मेरे ऊपर, किसी का आशीर्वाद है। जिस आदमी का कोई बैकअप ना हो, जिस आदमी के आगे पीछे दाएं बाएं कोई गॉडफादर ना हो, और वो आदमी इतनी ऑपोजिशन के बाद में भी वो आदमी फलता है, फूलता है, और कभी उसको फ्रस्ट्रेशन ना हो। कितनी लंबी पारी खेलने के बाद? I mean, मैं कह रहा हूँ जी कि पारी तो बहुत ही लंबी, बहुत खूबसूरत। हमने अपने आप को ये भी ऑब्जर्व किया है कि मिस्टर अमीन सैनी जो कि रेडियो के गॉड हैं, मुझे याद है एक बार 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ स्ट्रगल कर रहा था यहाँ मुंबई, बॉम्बे में, और मुझे ये था कि उनके साथ मैं उनको देखूं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। कुछ याद है उनका बोलने का लहजा एक अपने आप में? नहीं, लहजे के साथ में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कुछ अगर कहाँ से शुरू किया, उस वक्त में एंट्री बहुत मुश्किल भी थी। करें तो मुझे एक बार उन्होंने 11 बजे बुलाया, और मैं चला गया पूरे 11 बजे। 11 बजे बुलाया, मैं चला जाऊँ, और वो शायद अंदर रिकॉर्डिंग में बिजी हो गए होंगे, वो भूल गए। तो रात पड़ गई, मैं हिला ही नहीं। खाना मैं साथ में लाया था, हल्का हल्का 2-2 मौसम में खाता रहा, मैं हिला नहीं कि कहीं वो चले ना जाए। फिर रात को कुछ 11-12 बजे वो बाहर निकले, मुझे देखे, अरे आप, मैंने सर आपने कहा था आप बैठो, मैं आपको बुलाता हूँ। तो फिर उनका सॉरी मांगने का अंदाज कुछ ऐसा था, और थैंक्स का ऐसा था कि उन्होंने मुझे 2-4 दिन के बाद में एक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। क्या बोले उस टाइम? कुछ नहीं बोले, अरे ऐसे ही था कि he was too huge. पूरा इंडिया He was larger than life. Till today, God bless him. Yes. God bless him. He is larger. He is Dilip Kumar of radio. और मैं फिर मुझे उन्होंने क्रांति के रेडियो प्रोग्राम्स दिए। कैसा सर उनका डायलॉग? जी हाँ बहनों और भाइयों। हाँ, बहनों और भाइयों। नहीं, लेकिन उनके साथ खूबसूरती ये थी उनको ऑब्जर्व करना, उनका तरफ उसके बाद कई शब्द वो बोलते थे, और मैं चुपचाप अपनी कॉपी में बैकअप के बाद लिख लेता था कि आज नया शब्द ये है, नया शब्द है, उसके नीचे नुक्ता है, ये है। फिर मनोज कुमार जी की फिल्म थी क्रांति, उसके रेडियो प्रोग्राम्स में उन्होंने मुझे भी शामिल किया। क्या बात है? उसमें कास्ट बहुत बड़ी थी, उसमें दिलीप साहब थे, उसमें मनोज कुमार जी थे, मेरे हिस्से में 3 विलेन आए थे। मेरे हिस्से में आए थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, प्रेम चोपड़ा, और एक और आए थे कलाकार। ये 2-3 मेरे हिस्से में आए थे, दिलीप साहब उनके हिस्से में। तो आप लोग इंटरव्यू कैसे करते? इंटरव्यू मतलब वो रेडियो प्रोग्राम्स जो अच्छा, वो कैरेक्टर 10-10 मिनट का, कास्ट बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने एक्टर्स को बांट दिया था। तो उसमें फिर वो जो स्टोरी टेलिंग और उसके साथ में उनके डायलॉग और ये सब सपने की भांति लग रहा था कि मैं उस वक्त भी सपने की भांति लग रहा था कि आई एम इन द एलीट कंपनी ऑफ दोस हु आर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। करेक्ट है। उसके बाद मैंने अपने आप को देखा, मैं आई वाज डूइंग थिएटर विद IPTA, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर। तो यहाँ पे पेड जॉब था या फिर? नो सर, थिएटर में पेड जॉब नहीं था, उसमें हमको एक शो के 5 रुपए मिलते थे सर, 5 रुपीज। और कहाँ प्ले करते थे? एवरी डे? 5 रुपीज में एवरी डे कहाँ, वंस इन ब्लू मून होता था प्ले। फिर हमने रेवोल्यूशन की, हमने नारेबाजी की, हमारे पैसे बढ़ाओ, तो यस उन्होंने बढ़ाए पैसे। 5 रुपए की जगह उन्होंने हमारे 10 रुपए कर दिए। और रिहर्सल में हमको कटिंग चाय और वड़ा पाव मिलता था, और थोड़ा सा मस्का मारने के बाद में एक आधा वड़ा पाव और मिल जाता था। हम एक वड़ा पाव लेते थे, आधे तो उसको अपने साथ कर देते थे। ये हमको मिलता था जी, 10 रुपए हमको मिलते थे। लेकिन आज की डेट में पता चलता है कि 5 रुपए 10 रुपए एक शो के बाद में उसकी वैल्यू कितनी है। साथ में कोहिनूर जैसा डायरेक्टर आया है, क्या लोग
मिस्टर सत्यू, MS सत्यू, वो बकरी नाम का प्ले मिला और उसमें मैं कुछ 20-21 गाने गाता था और खुली आवाज़ और पूरा जलवा, और हमने कुछ उसके कुछ 100-200 शोज किए थे और उसकी स्ट्रीट शोज भी किए थे। और पृथ्वी थिएटर का पहला प्ले जो था म्यूजिकल प्ले, मतलब सेकंड, पहला था उद्ध्वस्त धर्मशाला, ये प्ले था। और पृथ्वी थिएटर का जन्म हुआ था 5th of November 1978, 78 और 79। उसमें पहला म्यूजिकल प्ले वाज बकरी। उस वक्त एक आदमी का होता था 1 रुपया टिकट में, मतलब अगर 25 लोग हैं तो 25 इट वाज नो प्रॉफिट। मेरे को याद है, मैं कुछ 2-2.5 साल पहले की बात बोला, जो लास्ट प्ले देखा था मैं म्यूजिकल अर्ली मॉर्निंग, अभी तो उसका कुछ 290 रुपीज़ मैंने टिकट किया। 290 फिर भी आपके हिस्से में सस्ता है वो मॉर्निंग शो की मैं बात। हाँ, वही करना, उसका सस्ता आपको मिला। वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शशि कपूर जी ने, मेरा कपूर के साथ में मेरा बहुत रहा रहा है। मैंने उनकी राज कपूर जी की फिल्म की थी हिना। सर, ये हिना और ये सब पे आने के पहले एक चीज पे डिस्कस करेंगे, महाभारत कैसे हुआ? नो, पहले शशि कपूर जी का जिक्र ना करूँ तो अधूरा रहेगा, क्योंकि उसके बाद महाभारत है। शशि कपूर जी वॉज द जेंटलमैन ऑफ कपूर क्लैन, जिन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो कि आती हुई कितनी जनरेशंस के लिए आशीर्वाद है। देखिए, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं इस कपूर फैमिली को एंटरटेनमेंट देते हुए पूरी दुनिया को। इट्स द फर्स्ट फैमिली, और ये सदा फर्स्ट फैमिली है। आज उनके नाते पोते भी नंबर 1 पे। आज हर जनरेशन में उन्होंने जो नाता पोता है, जो वो है, जो आज भी उसकी फिल्म रिलीज हुई है, आप देखिए। तो ये ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, और ये फैमिली को नमस्कार है कि युगों से, ये 100 साल से ये लोग, और शशि कपूर जी ने पृथ्वी थिएटर बना के आती हुई जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा कर्म किया है, और उसका आशीर्वाद हमको भी मिला है। That was बहुत सारे, आज भी कितने सारे एक्टर का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म वही है। इवन नसीरुद्दीन शाह, ये भी उनका भी पहला प्ले यहीं पे हुआ है, मुंबई में। वहाँ से नसीरुद्दीन शाह बने हैं, ग्रेट एक्टर, ग्रेट मैन। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी ग्रेटनेस शुरू हुई है पृथ्वी थिएटर से, वो हम सब के लिए मंदिर है, मंदिर है। सो सर, हिना की कहानी इंडिया पाकिस्तान, कैसे उसका कास्टिंग हुआ और कैसे आपकी एंट्री हुई उसको? देखिए, ये उस जमाने की बात है जब कि कास्टिंग एजेंट्स नहीं होते थे। अच्छा, कास्टिंग एजेंट्स कभी कौन से साल की बात कर रहे हैं? मैं साल ना बताऊं? नहीं, ये कास्टिंग, मैं साल ना बताऊं, छोटे साल ना बताऊं। ये बात थी, आई थिंक 80s एंड की है या 90s बिगिनिंग की है। ये हिना जो है, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उस वक्त कुछ कास्टिंग एजेंट नहीं होते थे। वो मैं 1-2-3 फिल्में की इनके साथ में, ऋषि कपूर जी के साथ। ऋषि कपूर बेसिकली प्रोफेशनली बड़े कड़क आदमी थे, प्रोफेशनल, ही हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, बड़ा बहुत टू फ्रैंक और मस्त आदमी था। आप क्या चिंटू जी बुलाते थे या ऋषि जी? हम सर बुला देते चिंटू जी, कभी चिंटू जी लाड में आ गए, दारू पी ली तो उसके बाद में बॉसी, फिर चिंटू जी, चिंटू ना, चिंटू जी ना। और उनको पता था कि ये बंदे पगले हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, ये म्यूजिकल हैं, क्योंकि हिना में ऐसा लगता था कि जैसे कि राज कपूर जी देख रहे हैं ऊपर से, उनकी एब्सेंस वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज प्रेजेंस। वो बड़ी तगड़ी थी। और हम लोग मनाली में शूट करते थे, और इट वाज ए फन। 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 5:30 तक सूरज लाइट है। और उस वक्त सब हार्ड कोर प्रोफेशनल होते थे, अपनी एक क्लोजअप के लिए फाइट होती थी, कंसंट्रेशन होता है, एक लाइन, एक वर्ड, एक क्लोजअप के लिए, और वो आंखें सब चैनल्स दिमाग की खुली होती थी।
6:30 के बाद में वो सब चैनल्स बंद हो जाती थी। उसके बाद दारू होती थी, मेरे हाथ में एक होती थी वो डफ होती थी, डफ में हम पंजाबी गाने गाते थे और सब लोग मतलब उसमें सब मस्त लोग थे। आरके में मोबाइल तो था ही नहीं, बहुत किसी को अर्जेंट दूर दूर तक नहीं था। केवल कहानी स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट है और शाम को 10 बजे तक वो होता सेशन चलता था, 10 मैक्सिमम 10:15 10:30। उसके बाद अपने अपने रूम में सवेरे फिर सर गुड मॉर्निंग सर, यस सर, लाइन सर, ये मतलब देखते थे कि अगले सीन की लाइन मिलेगी, क्या होगा कैसा होगा। It was a fun, it was a great, and thanks to ऋषि जी जो मुझे इस फिल्म के लिए लेके गए थे। सर ऋषि जी की एक्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या खास था, कितना टाइम लेते थे कैरेक्टर में आने के और कितना टेक लेते थे? ऋषि को Just for audience. मैं आपको बताऊं, ऋषि कपूर जी एक ऐसे कलाकार थे जिनकी आज तक किसी ने मिमिक्री की ही नहीं। ये बहुत फैक्ट, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, सुना भी नहीं होगा और देखा क्या भी नहीं होगा। क्या उनकी कोई भी मिमिक्री नहीं थी। उनके साइज के लोग थे जिनकी शक्लें मिलती थी, वैसे ही टोपी पहनते थे ये होता, लेकिन उनकी मिमिक्री नहीं होती थी। He was too spontaneous. वो 24/7 ना, he was a thinking creature, और उनके साथ अपने आप को मैच करना, उनके क्या कहते हैं, उनकी वेवलेंथ पे जाना, बस हमारी स्ट्रगल ये रहती थी उनकी वेवलेंथ पे रहें, क्योंकि उनकी आंखें राइवेटिंग मैंने बहुत क्विक थी, हर तरफ उधर देखा इधर देखा, इधर देखा उधर देखा, नहीं चुलबुला नहीं, थिंकर था वो बंदा। तो उनकी वेवलेंथ में और अच्छा शॉट हो जाए उनके साथ में, और फिर हम भी एक रूथलेस होते थे, हम सभी एक्टर्स रूथलेस होते हैं, अपने शॉट के लिए बड़े स्वार्थी होते हैं। फिर वो तारीफ करते थे बड़े स्टाइल से, और स्टाइल में गाली छिपी होती थी, अगर वो गाली दे दें, हल्का सा कान में फुसफुसा दें, तो समझ लो कि दैट जेंटलमैन हैज प्रेज्ड यू। और वो इट वाज ऐसे लोग मैं आजकल ढूंढता हूँ, नहीं मिलते। ऋषि कपूर की अगर 5% भी अगर मिल जाए, अगर अमिताभ बच्चन जी की हमने एक फिल्म की उनके साथ में, अगर 5% भी अमिताभ बच्चन का मिल जाए तो आदमी कहता है शुक्र है मैं अपने घर में आ गया हूँ। लेकिन वहाँ तो 100% अमिताभ था, वो 100% ऋषि थे। और इनके अलावा इनके जो बाबा आजम थे, जो कि बड़े कलाकार थे, दिलीप कुमार, मैंने आई वर्क इन 2 फिल्म्स। तो सर ऋषि कपूर के साथ आपने फिल्म की हिना, और मैंने हिना की, और उससे पहले मैंने की मैंने की बी आर चोपड़ा जी की फिल्म थी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मुझको हिना के लिए लेके गए। वो दैट वाज तवाइफ। तवाइफ में तो आपका yes तवाइफ द बेस्ट, तवाइफ वाज अ ब्यूटीफुल रोल। और उसमें जहाँ इम्प्रेस हुए थे, जब मैं उनके गले पे चाकू रखता हूँ और मुझे मेरे मन में आया कि मुझे इनको गाली देनी चाहिए, I went to B.R. Chopra ji and I asked him, sir, I feel like abusing in this line. तो उन्होंने मुझे कहा कि बाहर डॉक्टर राही मासूम रजा है, आप जरा उनसे बात करो। अच्छा सर, वो अभी ऋषि जी का करके B.R. चोपड़ा जी के पास आया है कि उनका बहुत महाभारत में आप हाँ जी। तो ऋषि जी के साथ का एक एक्सपीरियंस, ये इसके बाद महाभारत जी में आते हैं। तो मैं वो गाली लेने के लिए आई वेंट टू डॉक्टर राही मासूम रजा। तो वो बड़े रंगीले आदमी थे, उनका जो स्टाइल था ना, वो पान खा के बड़ा कैसी बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर ना बोलेंगे, वो अमित जी ने उसको अडॉप्ट किया था उस स्टाइल को। वो पान खा के जो डायलॉग बोलते हैं, वो डॉक्टर राही मासूम रजा जी का था। वन ऑफ द बेस्ट, दे वर द बेस्ट क्लास थे लोग। और महाभारत भी उनके डायलॉग थे, डॉक्टर राही मासूम रजा। और मजा ये आता था कि पहले उनसे मिलने से पहले मैंने उनकी किताबें पढ़ी थी, टोपी शुक्ला, 2-4 किताबें, और उसमें से सुर लेके कि वहाँ पे गाजीपुर के लोग कैसे बोलते हैं, काकोरी के लोग कैसे बोलते हैं गांव के, वो हमने कई फिल्मों में उनके जो डायलेक्ट हैं उनकी किताब के, टोपी शुक्ला, आधा गांव, वो ऐसे करके हमने उसका, वो हमारे लिए टीचर की तरह थे। तो एक तरह से बुक से, जिनका बुक आपने पढ़ा वो साक्षात आपके साथ। हाँ साक्षात। फिर उन्होंने गाली दी, उन्होंने बोला कि
कि मैं आपको गाली देता हूँ, 5 मिनट लिए, उन्होंने मेरा पान खाया, कलकत्ता 120, हीरा मोती, ठंडक, इलायची, वही पान खाते थे, बोले पान दो। ये पान का जो चक्कर था बड़ा कमाल का था सर, वो जेस्चर होता था। मगर सर पान एक गाली दीजिए, पहले पहले पान खिलाओ, पान खिलाया तो उन्होंने गाली दी चिकने राजा, और वो मैंने वो गाली तो दे दी, और वो ऑब्जर्व कर रहा था ऋषि कपूर की, यार ये बंदा कॉन्स्टेंटली एक एक वर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उस शॉट के बाद मुझे मेरे बारे में सोचा गया कि इसको मैं हीना में लेके जाऊँ, तो हीना मिली उसी शॉट की बदौलत। जस्ट एक शॉट। हाँ जी। फिर बी.आर. चोपड़ा जी के साथ में सर एक हीना और ये सब सारे रोल करने, एक आपके ऊपर पर्सनल प्रश्न कि आपने पुलिस का रोल बहुत किया है, हाँ, और एक करप्ट पुलिस वाले का भी रोल हाँ किया जी, है। हाँ। इतना अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को निभाना, ठीक है, रियल लाइफ से ऑब्जर्वेशंस का असर है या फिर स्क्रिप्ट का असर, जो आपके अंदर ये डुअल कैरेक्टर, मतलब पुलिस चोर जैसे गेम खेलते हैं, चोर चोर पुलिस पुलिस, आपके अंदर वो डुअल कैरेक्टर, पुलिस भी है, रखवाले भी है, और साथ में वो करप्ट पुलिस वाला, ये आपका जो पर्सनल रियल लाइफ है उससे कम्प्लीटली अलग हो के रियल लाइफ आपने जी 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 है। जी। इस कॉम्प्लेक्स को आप कैसे निभाते हैं या निभाते थे, और ये आपका इसमें कैरेक्टर में आप जाने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसमें कोई ज्यादा बुद्धिजीवी वाली बात नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो आपके पास अथॉरिटी आती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंस्पेक्टर जो कि बड़े अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर्स हैं, बड़े ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कई कैरेक्टर हमको पढ़ने को मिले जो कि करप्ट थे। वर्दी पहनने के बाद में ही आपको बड़ा वो लगता है कि अथॉरिटी, कि यस you are a man of system, you are system, you are part of the system। अब वो सुर क्या नेगेटिव जाएगी या वो सुर जो है इस तरफ जाएगी, this we don't know। लेकिन असल बात ये है कि वो जो सुर लगती थी, और फिर वो जो आधा गांव और वो सब किताबें पढ़ी हुई थी, और जो सोबत थी, सोबत क्या उस्ताद की तरह होती है। अच्छे लोगों के साथ आप सोबत करो तो आप ये देखेंगे कि वो लोग जो हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं अपने स्टाइल से, आप अपनी एजुकेट करते हैं आपको, भाषा, तलफ़ुज़, ये तेवर, वो सबसे आपको वो अंदर जाता है। फिर अपने से अच्छे एक्टर को ऑब्जर्व करना, और अच्छी कंपनी में बातें उस्ताद की तरह आती है, और फिर ऊपर से ठोकरें, जो कि इस स्ट्रगल में ठोकरें मिलती हैं, ठोकरें भी उस्ताद का काम करती हैं। वो ऐसा उस्ताद का काम करती हैं कि आप कहते हैं कि यार क्या बात है, आज मैच्योरिटी में किसी ने मेरी झोली में 2 विचार डाले। तो वो करते करते बड़े, और फिर आपको अच्छा करना ही है, यू आर ए करेक्टर आर्टिस्ट, आपकी कोई बैकअप नहीं है। मुझे बड़े, जैसे एक सीरियल था बुनियाद, ओके, उसमें मैंने 3 किए थे एपिसोड्स। मुझे याद है तीनों एपिसोड करने के बाद में मुझे सुल्तान अहमद साहब की फिल्म दाता मिली, उसमें करप्ट इंस्पेक्टर था, और उसमें आई वर्क विद शमी कपूर साहब और अमरीश पुरी साहब और रंजीत। पहली बार मुझे ये भी याद है कि वो मुझे बार बार टोक रहे थे वो कि तू ऐसा कर, ये अमरीश पुरी वो ऐसा कर, तो वैसा कर। मैं एक लेवल तक तो ले सकता था उनकी बातें, लेकिन मेरी फिर खुददारी बीच में आती थी। जब खुददारी आती थी तो मैं महसूस कर रह जाता था कि अब मेरा बोलने का टाइम है, नाउ आई हैव टू टेल हिम कि लोग ऊपर वाले ने मेरी डेट भी ली हुई है, मुझे भी काम करने दो भाई। तो मेरी जगह मेरा डायरेक्टर बोले सुल्तान अहमद, वो डांट दिए उनको, अमरीश पुरी साहब को, एक कैरेक्टर कुछ नहीं टोकना उस लड़के को, डोंट डू इट, वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, टोकने का नहीं, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। मैं बच गया क्योंकि मैं यही बात बोलने वाला था। अगर मैं बोलता तो आई वुड हैव लॉस्ट शमी कपूर, तो वो समझते कि मैं एक बदतमीज आदमी हूँ। अगर मेरा डायरेक्टर कहता कि हाउ डेयर ही स्पीक्स लाइक दैट, और वो दोनों अमरीश जी और रंजीत, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ रहते हो,
मैं कहा मैं कि क्यों, आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। हम्म, मैं कहा हाँ छोड़िए सर। फिर मैं ओरिजिनल हो गया क्योंकि मुझे इतना बड़ा बैकअप मिला। मैं कहा हाँ छोड़िए सर, रास्ते से पान वान भी खिलाइए सर, ऐसा मत करो। बोले अभी अपन दोस्त हैं। मैं कहा दोस्त हैं। फिर वो यारी दोस्ती जो सारी जिंदगी चली। कैसे थे अमरीश पुरी? पुरी साहब वाज अ गुड मैन। As a कैरेक्टर तो बहुत no 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 play करते हैं। as a he was a man as a good man। लेकिन उनका ये था कि शॉट्स में डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको बाद में समझा दिया गया था कि भाई शक्ल से लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं, मैं जानता हूँ अपने काम को। इजी मैन इजी। फिर उसके बाद बोले कि ये नॉटी बॉय, छोड़ दिया। फिर हमने कई फिल्मों में किया एंड उनका होमवर्क बड़ा अच्छा था। आई रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर। और उनका होमवर्क, उनकी इंटेंसिटी, उनका स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो वो करते थे, अपने आप को कैरी करके लेके जाते थे, हम देखते थे, हम सीखते थे। और मैं इससे पहले उनके बहुत सारे प्लेस देखता था जब उनके पास काम नहीं था और हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे। तो ये जो है पृथ्वी थिएटर, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारे आदमी थे जो कि मैनेजर थे, उनका नाम था धर्म सिंह भाई। और वो उनको हम रिक्वेस्ट करके बोलते थे कि धर्म सिंह भाई। जिनको मालूम नहीं है पृथ्वी थिएटर, मतलब ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पृथ्वी थिएटर मुंबई के जुहू में एक थिएटर है। आज भी वो बहुत सारे आर्टिस्टों को हेल्प करता है और वहाँ पे आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा शोज किए जाते हैं। कमर्शियल शोज वहाँ पे नहीं होते हैं, जैसे कि और सब थिएटर में, जैसे NCPA और बहुत सारे थिएटर हैं जहाँ पे हार्डकोर कमर्शियल्स होते हैं। यहाँ पे आर्टिस्टों के बेस बना के ही शो किया जाता है। तो आर्ट बेस्ड शो, न्यू एज ड्रामा शोज या फिर म्यूजिकल कंसर्ट, तो इस तरह की चीज़ों को उस समय भी तवज्जो दी जाती थी, आज भी तवज्जो दी जाती है। पृथ्वी थिएटर एक ऐसा सेंटर है जिसने जनरेशन्स को एजुकेट किया है आर्ट, कल्चर्स, और जो भी अगर मुंबई में अगर ओरिजिनल कुछ देखने को मिलता है तो पृथ्वी थिएटर है। उसकी खास बात एक और है कि वहाँ पे माइक नहीं है। हाँ, ये सब वहाँ पे माइक नहीं है, आपको यू हैव टू थ्रो योर वॉइस। और आज भी घंटी बजती है। नहीं वो देखिए उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना जी, वो यूके से मैं आपको बताता हूँ। वो उसका जो 3 बेल्स होती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, आज भी वो हमारे सिस्टम के अंदर है। फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, ए फाइनल बेल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज 3 बेल्स के साथ में बदलती जाती है और थर्ड बेल के बाद में यू आर डिफरेंट मैन, डिफरेंट पर्सन, यू आर अ कैरेक्टर। उसमें 250 की 250 लोगों की कैपेसिटी है। नो माइक्स, आपको अपनी आवाज़ को थ्रो करना है। तुना के को 300, 350, 350 भी हो जाते हैं। ऐसी जगह में रास्ते में बैठ के हम बहुत अशरिंग करते थे। तो वो बेसिकली ये नर्व सेंटर है पृथ्वी थिएटर। और मुझे आई एम प्राउड के पिछले साल 5 नवंबर को उसका बर्थडे था पृथ्वी थिएटर का। तो पृथ्वी थिएटर का बर्थडे था और उसमें हर एक लोगों को, हर एक जिसे कहते हैं आर्टिस्ट, हर एक सर, हर एक ग्रुप को 8-8 मिनट दिए गए थे। 8 मिनट दिए गए थे और 8 मिनट जो दिए गए हैं उसमें हर एक को 8 मिनट गाना गाना था। और मुझसे कहा गया था कि बकरी के वो जो गाने हैं आप लोग गाने हैं। अभी भी वो प्ले कंटिन्यू आप करते हैं या नहीं, अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे कहा जाता है एकता की तरफ से कि आप ये कीजिए। काबली वाला के लिए भी मुझसे अप्रोच किया गया था, हाँ, या लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाया। आजकल की जो जिंदगी चल रही है उसमें मेरे लिए फिलहाल थिएटर करना बहुत ही मुश्किल सा है। कमर्शियल नहीं कमर्शियल क्या, एक बार चलेगा तो कमर्शियल ही है, फिर आर्ट और कमर्शियल वाली बात नहीं है। बट आई ऑलवेज फील कि ये जो है थिएटर फिलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि अभी हिना के फिल्म के बारे में आपने इतना ब्यूटीफुल नरेट किया, आपके स्टूडियो और महाभारत कैसे है आपके साथ? मतलब कि इस रोल को आपने एक बहुत ब्यूटीफुल रोल भी, एक डेडिकेटेड एपिसोड्स था आपके, होना चाहिए।
तो वो रोल और कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। महाभारत में सबसे पहले मुझे जो कहा गया था और जो मुझे करने वाला था वो था कंस का रोल। कंस का रोल मुझे करना था, जो कि मैं कर नहीं पाया बिकॉज आई वाज शूटिंग विद द ग्रेट मैन कॉल्ड जेपी दत्ता साहब फॉर ए फिल्म बंटवारा। उसमें कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन था कि मैं निकल नहीं पाया एंड आई टोल्ड चोपड़ा जी के ऐसे सर बी आर चोपड़ा जी के चोपड़ा जी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ और ऐसा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम आपका रोल चेंज कर देंगे। फिर मुझे नहीं ठीक है, इट्स ओके, लाइफ में ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, कोई रिग्रेट तो कभी था ही। हाँ, लार्जर देन लाइफ फिर मुझे धृष्टद्युम्न दिया गया। धृष्टद्युम्न सेनापति तो पांडवास, मैंने उसको स्पिरिटेड ढंग से किया एंड आई थिंक मुझे जो मिलना था बहुत कुछ मिला। और फिर हिना के देवर टॉप गाइस, आरके बैनर, बीपीआर चोपड़ा जी, उसके बाद द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी वाज, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे वो स्टारडम नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे जो स्टारडम मिला है वो है सीरियल था अष्टमी। सर आपका फोन आई थिंक वाइब्रेट। ओके, हेलो, हाँ जी, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम रिपब्लिक भारत। हाँ कहिए। 6 o'clock सुचरिता डिबेट 5:50। इट्स 5:50। ओके, तो आप मुझको भेज रहे हैं, वो जूम पे करते हैं? हाँ, नो प्रॉब्लम, विल डू दैट, जूम पे करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ब्रह्मास्त्र। Oh, I was talking about Brahmastra to my dear friend Sumit. Yeah. Okay. See you by 6 o'clock. Done. Republic Bharat, 6 o'clock. Send me Zoom link and passport. Okay. Waiting. क्या डिस्कस करेंगे सर? भाई वो रिपब्लिक भारत पे है, सुचरिता कुकरेती है, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी नाइस, फुल ऑफ लाइफ। और अबव ऑल ये चैनल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये अरुण गोस्वामी जी का है, तो मुझे लगता है कि यू शुड गो सर। व्हाट ऑन द पॉइंट्स यू विल? पॉइंट्स ये हैं अबाउट ये फिल्म जो रिलीज हुई है रणबीर कपूर की, द फिल्म कॉल्ड क्या नाम है, ब्रह्मास्त्र। हाँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो पूरा कपूर फैमिली की लेगेसी है। हाँ, लेगेसी है यार, लेट्स सी। फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए सर। आई प्रे टू ऑलमाइटी, यस, जिस फैमिली ने 100 साल जो है वो 100 साल पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है। क्योंकि अभी बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म यही है, सबसे महंगी। अगर ये फ्लॉप होता है तो लेगेसी जाती है। वी एज अ कंट्री फेल। आई मीन हिंदी में अभी इतनी बड़ी फिल्म बनी नहीं है, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज देखते हैं कि सर कैसे अपने इंटरव्यू के लिए क्विक प्रिपरेशंस करते हैं। सर अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो 5:52 हो गया है, आपके पास 4-5 मिनट्स और। प्लीज बी रेडी भाई, वी विल रिकॉर्ड कैसे सर प्रिपेयर्ड होते हैं और आंसर कैसे दिया जाता है जर्नलिस्टों को, ये सब आपके सामने। हालांकि ये शो बाद में आएगा, बट एक ओवरऑल आप प्रोसेस थोड़ा सा समझ ले, कैसे करते हैं और कैसे एक एक्साइटमेंट लाइव आपको दिखा रहे हैं। जस्ट यू शुड हैव लॉट मोर फन। सुचरिता, नासिर ने जो बोला है, कि जो आधा बोला है अबाउट द फिल्म, आई अग्री विथ हिम। लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। ये फिल्म जो है उसके बारे में बात करते हैं। मुद्दा फिल्म है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप ये कह सकती हैं कि वो किसी के सम्मान में नहीं है। सब कुछ ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। इट कैन बी गुड, बैड और अगली। अब उसके बारे में बात करेंगे। इसमें रिलीजियस एंगल कुछ है ही नहीं है, कुछ है नहीं है, हम लोग उसको बुन रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म।
कैसी लिखी है, कैसी डायरेक्शन है, कैसा क्या है, दैट्स इट। हम लोग उसके लिए आए सुचरिता, वी हैव कम हियर फॉर दैट। और जब अपने ही घर के लोग जो हैं वो एक फिल्म रिलीज होने के बारे में कुछ कुछ ऐसे बयान दे जिससे फिल्म को नुकसान हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। कितना मतलब टेलीविजन न्यूज भी सर आजकल ड्रामा हो गया, आजकल क्या बहुत लंबे टाइम से ड्रामा हो गया, लाइव ड्रामा हो गई, हर चीज में ड्रामा है। इतना इतना तो थिएटर में भी ड्रामा नहीं होता है जितना आजकल न्यूज में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो न्यूज़ रीडर्स हैं, वो न्यूज़ रीडर का काम होता है जो मैसेज आया है उसको कन्वे करना, और उसमें हर एक आदमी का एजेंडा होता है। जो प्राइवेट न्यूज़ वाले हैं उनका अपना एजेंडा होता है, और आगे जो न्यूज़ रीडर है उसका अपना एजेंडा होता है कि कौन से शब्द के ऊपर आपको अंडरलाइन करना है, कौन को कैसे बोलना है, क्या करना है, कितना एग्रेशन डालना है, क्या करना है। पीछे से मैनिफेस्टो होता है, उसका एजेंडा होता है। मैनिफेस्टो और एजेंडा जो है उसी के बीच में सारा होड़ लगी हुई है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जान के छूट। अच्छा रहा डिबेट में, तो मैंने आपका ये 20 मिनट्स 25 मिनट्स राउंड अबाउट अच्छा रहा। यस, सो आप लोगों का लिंक अराउंड 6:10 में आना शुरू हुआ है, आई मीन 7-8 मिनट का इंट्रोडक्शन था, देन आप लोग का वहाँ या क्या है कि ये जो चैनल है जिसका नाम है ये रिपब्लिक, इसमें मुझको पर्सनली स्पीकिंग अपनापन लगता है। क्योंकि अर्नब के साथ में उस पर्सोना के साथ में ना हमारी एक बहुत एक जुड़ा हुआ है। आई हैव नेवर मेट हिम पर्सनली, लेकिन जो उसके साथ जो हुआ था, जो बुरा हुआ था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई भाई है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरा इमोशंस पूरा उसके साथ था। पता नहीं इस चैनल के साथ सिस्टम ही ऐसा है, नहीं सिस्टम है, लेकिन इस खास आदमी के सामने साथ में वो कुछ भी आ सकता है। और जब भी यहाँ से कॉल आती है, आई ऑलवेज मेक द पॉइंट कि मैं इसको अपने 10 काम छोड़ के भी मैं करूँ। ये हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। राइट सर, तो चलिए इंटरव्यू का अपना क्रम आगे करते हैं। अब आरके स्टूडियो बहुत प्रोमिनेंट, आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पे कैसे होता है और कैसा आपका कॉम्बिनेशन रवि चोपड़ा जी थे, रिया चोपड़ा जी थे वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर्स, तो आप No, you are talking about RK. RK means Sorry. Raj Kapoor ji. और बाय मिस्टेक राज कपूर या आपका कैसा वहाँ पे रिलेशनशिप? देखिए मेरी नेचर बड़ी खुली नेचर है, म्यूजिकल आदमी हूँ मैं, कोई ज़्यादा मुझे पोस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। मुझे सिर्फ वो लेके गए कि अरुण चलो, मैंने चलो, कौन? ऋषि कपूर, चलो आ जाओ, आके मैं हूँ, आ जाओ। और डब्बू से मिला, डब्बू जी रणदीप कपूर साहब बोले कि आप अरुण बख्शी, और आप बोले कि आप देखो क्या करना है। तो पहले मुझे हिना के भाई का रोल दिया, तो उसके बाद बोले कि नहीं अरुण, यू प्ले विलेन पाकिस्तानी नवाबदीन। मैं डन कलाकार को क्या चाहिए, रोल दीजिए। वो इतना मतलब कि नास्टी कैरेक्टर था। मुझे याद है मेरा कॉम्बिनेशन था रजा मुराद जी के साथ, और रजा मुराद के साथ में हम लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं। एक तो दोनों का जो कंफर्ट जोन है बड़ा कमाल का जोन है, और दोनों पगले हैं, दोनों दीवाने हैं, और दोनों मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत होती है। यू नो आई पता नहीं कुछ लोग हैं जिनके लिए इज्जत आती है। तो दोनों का जो कॉम्बो था वो बहुत कमाल का था। और मैं आपको एक और बात बोलूं, इसी फिल्म की वजह से मुझको फिल्म मिली थी राहुल रवेल साहब की फिल्म जिसका नाम था जो बोले सोनेहाल। सर एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन, जो बोले सोनेहाल पे आएंगे। हाँ, राज कपूर स्टूडियो, आरके स्टूडियो, और जिनको नहीं मालूम है आरके स्टूडियो हुआ करता था चेंबूर में। मैंने भी 2 शो वहाँ पे किए हैं एज ए कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर। ओके। 2011 और 12 में शो का कलर्स पे आता था, शो का नाम था मलिकाए किचन। तो वहाँ पे किचन से रिलेटेड एलजी स्पॉन्सर्ड उस शो का था। 2 साल मैंने किया है, 2011-12 और 14-16 में अगस्त। कितना दर्द होता है आज वो आरके स्टूडियो में,
सर मैं लास्ट के दिनों में वहाँ गया था और क्या है कि डब्बू जी के साथ में, रणधीर कपूर जी के साथ में अपना एक सुरताल है। हम लोग कभी कभी बैठ के एक समोसा पार्टी भी करते थे और मैं यहाँ से मट्ठियाँ लेके जाता था लोखंडवाला से और तीनों भाई वहाँ बैठते थे और वी यूज्ड टू हैव पहले तो चाय पीते थे, फिर शाम को 6 बजे के बाद में हम लोग बाकायदा दारू सेशन होता था। मेरी वहाँ पे एक बॉटल पड़ी रहती थी जो होती थी रम की, कि नहीं यार बख्शी के नाम में ये वही पीता है, बाकी सब तो विस्की वाले लोग थे। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज है। तो वो उसके बाद फिर म्यूजिकल सेशन होता था, यूज्ड टू बी ग्रेट, यू नो। लेकिन वो भी टाइम मैंने देखा कि जब वो आगे को टूटे हुए देखा और मैं बाकायदा गया, दीवारें, मुझे लगता है पहले राज कपूर जी गए, फिर मिसिस गई, उन दोनों के जाने के बाद लगता था कि वो वहां से दो आत्माएं चली गई हैं। वो टूटी दीवारों का ऐसा था कि वो दीवारें चली गई, वो लोग चले गए। फिर उसके बाद में हमारा अजीज दोस्त राजीव कपूर वो चला गया। अब मेरे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जो एक गाना रिलीज किया था when he was, ऋषि कपूर जी was in out of India, वो बाहर थे, तो मैंने गाना भेजा था, उन्होंने 10-12 लाइन का एक रिएक्शन भेजा था। उसका नाम था बोल मिट्टी दिया भाविया, एंड हमारा राब्ता कायम था। हमने उसके बाद कुछ फिल्में की नहीं क्योंकि जमाना बदल गया, नए लोग आ गए, लेकिन हम लोगों का प्यार, मोहब्बत और इज्जत और एक दूसरे के लिए रिगार्ड जो था वो वैसे का वैसा रहा। उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी हमारा सब कुछ सेम है। अभी भी वही यादें, वही नॉस्टैल्जिया, वो सब हमारे याद से कितने प्यार मोहब्बत से। आई थिंक अगर जो मुंबई की जियोग्राफी को नहीं समझते हैं, पहले क्या था कि सेंट्रल लाइन में बहुत सारे स्टूडियो हुआ करते थे। चेंबूर में आरके स्टूडियो, फिर चांदीवली में आज भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडियो उस समय वो हमारे लिए तीर्थ यात्रा हुआ करती थी। अब उधर निकल गए तो कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए कि हम चेंबूर जा रहे हैं, वहाँ पे आरके हैं, वहाँ पे ढेर सारा प्यार मिलेगा, वो तीनों भाइयों का यादें, बहुत प्यार मिलेगा, उसका बात ही कुछ और, उसकी बात ही कुछ और सब एक दूसरे से पूछते हैं। टाइम का हल्का सा मेमोरी है, आप लोग तो बहुत लंबे टाइम से आपके, तो आप इनसाइडर थे, हम लोग तो आउटसाइडर गए, काम किए, निकल आए, तो अपने को तो बाहर का कुछ ज़्यादा ये था। सो ये आरके स्टूडियो। अभी दूसरा बी.आर. चोपड़ा पे आएंगे, महाभारत, करेक्ट? हाँ। उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा है? चोपड़ा साहब वॉज ए यूनिवर्सिटी। रवि चोपड़ा जी वॉज, उस टाइम लगता था ही वॉज ए चिप ऑफ ए ओल्ड ब्लॉक, लेकिन आज की डेट में कहूँ, आफ्टर महाभारत की सुपर डुपर सक्सेस, उनको जीते जी उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली। उनकी सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म आज की आवाज, आई वाज देयर इन दैट फिल्म, आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट फिल्म। और उसके बाद में उनका उनको मतलब वो ऑलवेज बी.आर. चोपड़ा जी की छाया में थे, लेकिन उन जो किया है महाभारत में, मुझे लगता है with all due regards to the great souls, he was any time better than his father, B.R. रवि चोपड़ा जी। Yes. उन्होंने जिस हिसाब से उसको काम किया है, जो माउंटिंग की है, आज वो महाभारत ऐसी चीज है, वो आपके दिल में है, दिमाग में पूरे है। इंडिया का पहला जो पहला था, हमने ये भी देखा है कि जब वो सीरियल रिलीज था कि सड़कें वीरान हो जाती थी। सर, शूट का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। शूट का, फिल्म का शूट था। कहाँ पे आप लोग इसको? ये हमने देखिए, हमने ये शूट किया था फिल्म सिटी में, आर्य मिल्स कॉलोनी, गोरेगांव आर्य मिल्स कॉलोनी से आपके पीछे से जाइए, वो आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उसकी खूबसूरती थी कि उसके बैकग्राउंड में कोई भी उस वक्त बिल्डिंग नहीं बनी थी, करेक्ट है, कोई स्काई स्क्रैपर नहीं था, वो वहाँ पे शूट किया था। फिर उसके बाद लास्ट के 20 से 30 जो एपिसोड थे वो जयपुर में किए थे, जयपुर में किया था।
आपका वाला कहाँ हुआ था, यहाँ पे मेरे वाला यहाँ पे भी हुआ था, वहाँ पे भी हुआ था, दोनों जगह पे हुआ था। या बट इट वाज मतलब उसका जो रिएक्शन, रेपरकशन, रिहर्स करने में टाइम, पहले रिहर्स करके रोल में जाते थे या नो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डायलॉग दिए जाते थे, आप उसको अपने फ्लो के मुताबिक उस लाइन को बना सकते थे, पूरी आज़ादी होती थी। इट वाज ए फैमिली अफेयर, इट वाज ए फ्रेंडली अफेयर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ा हंसते खेलते काम होता था, तो लेजेंडरी हंसते खेलते काम होता था। तो ये नहीं है कि आप उसमें स्टैनिस्लावस्की बन गए, आप उसमें मैजिक इफ डाल दिया, ये हो गया वो। उस वक्त सब कलाकार कंडीशन हो गए थे, एंड एवरीवन वाज डूइंग देयर बिट पार्ट वंडरफुली वेल। सर, आप अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका रोल था धृष्टद्युम्न। ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत बड़ा धृष्टद्युम्न वो है। ये द्रौपदी का भाई था, और हम लोगों की जो एंट्री थी द्रौपदी की और मेरी, वो अग्नि में से निकलती है, हम दोनों निकलते हैं। और उसके बाद ऐसा खेल शुरू हुआ, लोगों ने साष्टांग नमस्कार नमस्कार साष्टांग वो करना शुरू कर दिया। और जब भी ये कैरेक्टर आता था, हालांकि आई एग्री इट वाज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, माय रोल वाज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ऐसा नहीं था कि वो फ्रंट लाइनर था, नहीं, फ्रंट लाइनर उनका था, सब लोगों का, लेकिन मेरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था। लेकिन जब भी वो आता था, अपनी सिग्नेचर छोड़ के जाता था। और दूसरी बात ये है, मेरे में एक बड़ी अलग ही खासियत है, ये है कि मैं किसी की भी रोल को या सक्सेस इन द म्यूजिक, मैं कभी अपने सर के ऊपर उसको चढ़ाता नहीं। इधर काम किया, इधर मैं काम किया, और उसके बाद एक तो उसको सिस्टम में लाना पड़ता है, किसी रोल को या किसी गाने को उसको लाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। वो भी आर्ट है कि आप वो जो सोच है, समझ है, उसको आप कैसे निकालते हो कि अपने सिस्टम से, क्योंकि दूसरा रोल आने वाला है। करेक्ट। मैं आपको बताऊं, यही छोटा सा प्यारा सा कमरा है जहाँ पे मेरी माँ रहा करती थी। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे गाना अचानक याद आ रहा है, एक गाना मैंने संजय दत्त के लिए गाया था, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। उसमें 2 आलाप थे, उसका रैप 3 बड़े रैप थे, और उसके लिए मैंने अपने आप को अपनी वाइफ से इजाजत लेके यहाँ पर 15 दिन रहा था। जो compositions और नहीं, composition was done by the great भपी लाल जी, लेकिन मुझे उसको 2 बार पहले रिकॉर्ड करने के बाद उसको कैंसिल किया गया था। 3rd रिकॉर्डिंग, अगर मैं इसकी कहानी बताऊं, पहले मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ, फिर आपको इसकी 2 लाइन की कहानी सुनाता हूँ कि मुझे गाना कैसे मिला। हर बड़ी सक्सेस जो होती है कैसे मिलती है, पहले आपको इजाजत हो तो 2 ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। अरे अफसर के भी ऊपर अफसर, चक्कर के अंदर भी चक्कर, उस चक्कर में है घन चक्कर। अरे काला धंधा हुआ गुलाबी, चोर के हाथ में लग गई चाबी। अरे राजनीति के पेड़े लगते सीधे होते टेढ़े, इस सिस्टम की ऐसी तैसी, हाय कहाँ है डेमोक्रेसी। इन सब की उठवाओ खाट, एक था कि 3 बात। अरे घटा घाट घड़ियाल घुमक्कड़ घन घन घंटी बोले, अरे धक 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 धड़क धड़क दिल डोले। अरे तंबोली तू पान खिला दे, तू बनारसी पत्ता ला दे, कत्था भैया मुझे चटा दे, इनको चूना तू लगा दे, इनकी तो डुम पाक डुम पाक डुम पाक। बहुत पॉपुलर गाना था ये, वेरी नाइस। ओके, मैं 15 दिन अपने आप को इस कमरे में कैद किया। मैंने यहाँ पर फ्रिज में सब कुछ डाला, यहाँ पे मैंने जम के अपने सांस के लिए योगा किया, मैंने जम के यहाँ पे गीता महाभारत पढ़ी मैंने, ताकि मैं बोल के पढ़ता था, ताकि मेरे शब्द जो एक क्लियर होना चाहिए। उसके साथ मैंने खूब अकेले बैठ के दारू पीने के भाग में मूड बड़ा चकाचक हो जाता है। मैंने अपना कैलेंडर बनाया, जैसे ये मेरा
ये जो है ना, ये यहाँ पे पूरा प्लान बनाता था कि ये करना ये करना। 15 दिन के बाद मेरी आवाज ऐसी थी, मैंने इसको एक टेक में गाया है। क्या बात। एक टेक में गाया, इसमें 2 अलाप हैं, वो मैंने बाद में डब किए, लेकिन पूरा गाना एक टेक में गाया है। और वहाँ पे संजय दत्त भी था, उसमें बहुत भीड़ भड़का था। मैं पता नहीं क्या है कि जब आपको बम्बई में अच्छा गाना और उच्च श्रेणी का काम मिलता है तो फिर राइट लेफ्ट नहीं देखना पड़ता। पुट ऑन ब्लिंकर्स पहनिए और अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, मकसद की तरफ देखिए और कामयाब होने के बाद आइए। और वो कुछ ऐसा था कि आई अचीव दैट, आई रियली अचीव दैट, आई वाज सो हैप्पी। और ये कैसे मिला गाना, उसकी कहानी ये 2 लाइन में है। उनके प्रोड्यूसर थे मिस्टर रोमू सिप्पी, ग्रेट मैन। उनके साथ मैं स्कॉश खेलता था रोज, स्कॉश रोज खेलता था, और रोमू सिप्पी जी मुझको रोज हराते थे। कहाँ पे खेलते थे? हम हॉलिडे इन, उस वक्त ये जो जुहू में है वो हॉलिडे इन कहलाता था। वहाँ पे टेनिस भी था और स्कॉश भी था। वो मुझे रोमू सिप्पी रोज हराते थे। एक दिन गलती से मैंने उनको हरा दिया और मैंने सारे क्लब में मिठाई खिलाई और बोले कि क्या बात किया। मैं क्या, आज मैंने रोमू सिप्पी जी को हराया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उस जमाने के लोग ग्रेट थे, they were gentlemen। अरे चलिया, तू मेरे को हराया, मैं तेरे को रिटर्न गिफ्ट देगा। ये रिटर्न गिफ्ट निकाला। क्या बात। कभी सुना है आज की डेट में? अभी हराने का मतलब कि आप दुश्मन हो जाओ। मतलब आप देखिए कि बोले अरे तो मैं तेरे को रिटर्न गिफ्ट देगा अरुण, हराए मेरे को हराया। मैं तो पाँव पकड़ लिया यार, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं तो तरस रहा हूँ ऐसे लोग, कोई मुझे एक आधा मिल जाए तो उसके हाथ पाँव जोड़ के साष्टांग करूँ। ये गाना उसको कैसे मिला, इस गाने ने। और तुन्ना ये म्यूजिक का वर्ल्ड में आ गया हूँ मैं, सॉरी आपसे पूछा। तो ये पहली 4 लाइन मिली थी द ग्रेट सुभाष घई साहब की फिल्म थी कर्मा। फिल्म ओपन्स विद दोस 4 लाइंस। हाँ, वो बहुत पावरफुल वो था। कर्मा तो जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। यही एक कपलेट था। और इसकी कहानी ये है, इसको आनंद बख्शी साहब ने गाया था। अच्छा। उनको रिप्लेस करके लक्ष्मीकांत जी ने, जिन्होंने मेरी आवाज सुनी थी हॉलिडे इन में ही। मैं एक बार रिकवर कर रहा था स्कॉश टेनिस खेलने के बाद में, कोने में था और मैं जगजीत सिंह साहब की गजल गा रहा था, कोई पास आया सवेरे सवेरे, ऐसे ही गुनगुना रहा था। वो आए मेरे पास, अरे आपकी तो आवाज ही बड़ी अच्छी है। सुनते थे वो, ढूंढते थे, बोले आइए मैं आपसे मिलवाऊंगा। उन्होंने मुझे घर बुलाया, मुझसे सुना। उसके बाद में 1 महीने के बाद में उनका कजन आया, बोले आपको लक्ष्मी जी ने बुलाया। मैं वहाँ गया, पता चला कि वो बोलते हैं कि अरुण आपको 4 लाइन गानी है। मैं कहा हाँ सर। मैं वहाँ गया, वहाँ लता जी गा रही थी। ये तो लाते काफी शुरू हो गया लता जी। और मैंने कुछ सीखा नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं है, कभी नहीं रहा कि मैंने सीखा है म्यूजिक करी आपने। मेरे जी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है सुमित। मेरे पास सिर्फ मेरी आवाज थी, वो सरस्वती माँ की रहमत थी, और उसके बाद में बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। और रियाज करता था, क्योंकि बकरी नाम का प्ले, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, वो था। वहाँ पे मैं गया, जाते कांप रही थी कि लता जी जिस माइक से हटेंगी वहाँ पे मैं जाऊँगा। उनकी डिविनिटी में मैं खो गया। फिर मेरा एक दोस्त मिला, बोले क्या हुआ, क्या बहुत टेंशन में? मैं क्या, हाँ यार बम्बई मुझे चांस दे रही है, लेकिन क्या है, लेकिन उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। बोले थिएटर के लोग बड़े कमाल होते हैं। बोले मैं अभी भी टेंशन दूर करता हूँ। बोले कैसे? वही महबूब स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहाँ से उसने मुझे पान खिलाया साहब, कलकत्ता 120 हीरा इलायची वाला पान नोश फरमाया, और सुरें ऐसी हो गई, मेरे मुंह से निकला लता जी कहाँ मुलाकात करवाओ। कॉन्फिडेंस वापस आ गया। That's it था।
पता लगा जाता है कि चली गई थी। ऊपर गया तो और लक्ष्मी जी उनके सामने सब लाइव बैठे हुए। ना उस समय लाइव Live. रिकॉर्डिंग होती थी, अभी सब की live तरह नहीं recording. कि डिफॉल्ट लाइव है। मार्क माय वर्ड्स, जिस आदमी ने म्यूजिक सीखा नहीं है और वो उसकी और जो है वो जो वहाँ पे संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, कुछ 50-75 होंगे, 50 या 75 होंगे, और वहाँ पर वो भी था मेरे साथ 15-20 लोग थे कोरस के, और मुझे बोले कि उनका एक इंस्पायर करने का तरीका था, बोले क्या सर रिहर्सल करेंगे, टेक करेंगे? मैं प्योर पंजाबी, मैंने कहा सर काय की रिहर्सल टेक करते हैं सर। बोले यार इतना कॉन्फिडेंस, यही तो है बॉस। फर्स्ट टेक ओके, वाह। उधर से लक्ष्मी जी आए और आके बोले कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं कहा सर मेरा तो सब कुछ दाव पे लगा। फर्स्ट टेक ओके, उसके बाद मुझे पैसे देने लगे। मैं कहा नहीं सर पैसे नहीं दूंगा, हालांकि जेब में पैसे और थोड़े थे, बस यही पैसे थे। बोले क्यों? मैं कहा बॉस जी उसे बांध के लाओ। I wanted to dedicate my first 15 country songs to my mother. जिस औरत ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं जो भी हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी मदर को, वेद कुमारी बख्शी, उनको जाता है क्रेडिट, मेरा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। सो म्यूजिक वर्ल्ड स्टार्टेड, इधर हीरो से मार खाइए, इधर आप हीरो के लिए ही उसी हीरो के लिए गाना गाइए। मैंने संजय दत्त के लिए 2 गाने गाए, अक्षय कुमार जी के लिए मैंने 2 गाने गाए। सर अभी गाने पे भी एक मैं आपको इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ क्योंकि दर्शकों को एक्सपीरियंस भी चाहिए जी। आप जिस समय फिल्म में आए थे उस समय रील हुआ करते थे, फिल्म के बड़े बड़े कैन हुआ करते थे, आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखा, 35 mm के लगते थे, बहुत मेहनत से किया, फुटेज खा रहे हैं, एक डायलॉग हुआ था, आज तो डायलॉग ही खत्म हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बोले। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा उस टाइम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अप्रोच और जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? सर आपने बहुत कमाल की चीज पूछी है। उस वक्त वो जो एक रील होती थी वो 400 फीट होती थी, करेक्ट है? करेक्ट। वो उसमें कैमरा में डालते थे। हमारे दिल होता था कि हमारा जो भी है पहला टेक जो है ओके हो जाए, क्योंकि उनकी रील जो है वो वेस्ट होगी, करेक्ट है? तो हम सर से पांव तक हमारा आत्मिक स्नान हो जाता था, आत्मिक स्नान कि नो यू शुड बी इन सिंक, 1 2 you should be through with your lines, improvisations, और वो जो बाकी और लफड़े होते हैं कि सीनियर जो है आपको डिक्टेट करता है, उसमें से निकल के आपको अपनी जिंदा दिली दिखाना है, ये सब करते 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 और उनको एक 400 फीट का शॉट भी चाहिए होता था। वो सब चीज़ों को पार करते करते चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि यू वर ट्यून्ड, यू वर कंडीशनड, यही करना है, फोकस ही ये है, फोकस ही ये है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा रीटेक्स दिए तो फिर आपकी लाइंस आप काट दी जाएंगी और आपके सीन्स कट दिए जाएंगे और काट दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि नहीं, और अगली फिल्म के लिए भी आपको बिल्कुल पता कट जाएगा। तो बेटर ये है कि आपको हाईली हाईली अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। हम उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं। आज का अप्रोच तो चेंज हो गया ना, डिजिटल टेक ले लो, क्या जाता है यार, 2 टेक और दे दो, कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। तो ये अप्रोच कितना चेंज हुआ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए हमारे डीएनए में जो हमारी अप्रोच है वही है। नहीं अभी मैं डायरेक्टर्स, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स नो अभी तो डायरेक्टर्स जो है ना वो, क्योंकि पिछले दिनों में जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, ऑनेस्टली बोलूं मैं सरस्वती माँ के सामने बैठा हूँ, आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस डेफिसिट है। लाइक एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस डेफिसिट है, उनको बूस्ट अप करना हमारा एक धर्म है।
अब हो गया। हो गया अब। पहले डायरेक्टर अब करते थे। पहले करते थे डायरेक्टर, लेकिन अब हमको, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको अब उनकी ईगो को भी संभाल के रखते हैं कि कहीं ये ना हो कि हम दान में दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं कि आपका जो डेफिसिट है उसको पूरा कर दें। हम उनको इतनी इज्जत देते हैं कि जितनी कोई गुरुदत्त के लेवल पे डायरेक्टर को देता है, गुरुदत्त या चोपड़ा जाके सर ये सर वो कहते सर ऐसे आप हमारे साथ मत कीजिए, नहीं उससे क्या चारों तरफ एक एटमोसफियर फैल जाता है। फिर हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो हमको देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज कीजिए, आपको ऐड करना है, माइनस करना है, क्योंकि हम 100 बार सोचेंगे एक बार करेंगे। तो आज के डिजिटल, आज के 400 फीट का तो ज़माना रहा नहीं, हमने तो 18 20 मिनट का एक टेक दिया हुआ है। या देयर वाज अ सीरियल जो मेरी जिंदगी का एक अहम सीरियल है, उसका नाम है अजनबी। आई थिंक ये आप इतना कर पाए क्योंकि आपका थिएटर का बैकग्राउंड। बिल्कुल बेसिक, किसी भी कलाकार को अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करना बहुत लाजमी है। बेसिक्स में आपका तलफ़ुज़ आता है, आपकी लैंग्वेज आती है, आप कितना इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको अपने से ज़्यादा अच्छे एक्टर को देखना पड़ेगा, अच्छे कलाकारों की फिल्में देखनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज में है। आप अपने नोट्स बनाइए कि आपने क्या क्या सीखा। उससे क्या होता है कि कलाकार उत्थान हो जाता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको सीखना है, किसी भी युग में अगर आप किसी भी सीन में फंस गए हो, अगर आप दिलीप कुमार साहब को याद करते हो, अगर कहीं ना कहीं उनकी कोई सुर आप यूज करते हो, तो आप उस कठिनाई से निकल जाओगे। उनके पास एक यूनिक टैलेंट यूनिक था, वो थिएटर भी नहीं किए। आई मीन वो कैसे, मतलब व्हाट, आपने उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं 2 फिल्में थोड़ा सा, हाँ, कौन सी फिल्म की है सर उनके साथ? एक मैंने मजदूर की थी, बी आर चोपड़ा जी की थी, उसके डायरेक्टर थे रवि चोपड़ा जी। और दूसरी फिल्म थी जो कि रिलीज नहीं हुई, उसका नाम था आग का दरिया। आग का दरिया, उसका जो प्रोड्यूसर थे उनके साथ मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी जो मैंने की थी, जरा सी जिंदगी। दैट वाज बाय के बालचंद्र जी, अनदर ग्रेट फ्रॉम साउथ। और उसमें हमारे हीरो थे कमल हसन, उसमें मेरा गूंगे का रूप था, गूंगा नाम था। तो ये फिल्म 2 की थी उनके साथ में, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने का मिला कमल हसन जी के साथ में। दिलीप कुमार साहब को तो ऐसे ही हम देखते, जैसे नंदी भगवान शिव को देखते थे, इधर है उधर भगवान शिव, उनको देखते रहती श्रद्धा के साथ, हम भी ऐसे ही उनको देखते क्या मतलब आंखें हटती नहीं थी शॉट को देखते थे, क्योंकि वो हर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इम्प्रोवाइजेशन करते थे, कभी नया वर्ड, कभी ये वो सारा दिन शूट करने के बाद में मुझे याद है फिर जुहू बीच पे हम लोग वो डिस्कस करते थे कि यार पहले शॉट में ये बोले, दूसरे शॉट में ये बोले, और ये डायलॉग भी नहीं हुआ करता था स्क्रिप्ट में। नहीं स्क्रिप्ट से बहुत आगे निकल जाते थे। वही बात। और वो साथ वाले, अगर हम साथ में खड़े या कोई और, उनको ऐसा करते थे कि जैसे कैजुअली मजा ले, आवाज ऊंची हो, मजा ले, उनको गुस्सा आता हो, मजा ले, ऐसा करते थे, हाथ रखते थे, लगता था कि कोई भगवान का हाथ है। उनका ऑरा लार्जर देन लाइफ, मतलब ऑरा, ऐसा ऑरा मैंने किसी का देखा ही नहीं है। दिलीप साहब द ग्रेट दिलीप कुमार, यस, द ग्रेटेस्ट एवर। बाकी सब उनके बच्चे हैं आज की डेट में। अब देख लो कौन बच्चे। आपका एक्सपीरियंस अमिताभ जी के साथ कैसा रहा? आपने फिल्म किया था, लास्ट फिल्म उनके साथ जो सुपर डुपर हिट, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर रही है, That was मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ was the film। ये फिल्म के अलावा एक एक्सपीरियंस था, उसमें हमने इनके बहुत सारे रंग देखे, कलर्स देखे। हमने ये भी देखा, अभी मैं शुरू हो गया हूँ, अभी मुझे छेड़ दिया है, हमने ये भी देखा कि हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, 10-10 ओवर का क्रिकेट मैच, और हम उनके पास गए थे हाथ जोड़ के, सर
आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप बहुत कमाई करते हैं, हाँ, तो आप हमने ये भी देखा कि अमित जी गोवा में 8 कैमरास, एक बहुत बड़ा ग्राउंड, 8 कैमरास लगे हुए हैं और 8 कैमरा के साथ में कुछ 45 to 50,000 का क्राउड है और ये वहाँ पे स्टेज लगी है और वहाँ पे बच्चन साहब कहते हैं कि फ्रेंड्स, गोवा फ्रेंड्स, हम एंटरटेन करेंगे आपको और आप हमको अच्छा शौक दें। और गाना पिक्चराइज था, वो था कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जी जान से। करेक्ट, ये गाना था साहब, ये आदमी ने नाचा गाया, क्या क्या किया और फिर उसके बाद बोले कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द शॉट 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 डांस, शॉट डांस गाना और भी कलाकार थे, क्योंकि मैं शॉट में था तो मैं स्टेज पे गया। वो इट वाज अनबिलीवेबल। मेरे ख्याल से किसी एक्टर में उतनी ग्रेविटी है नहीं, एनर्जी लेवल नहीं ग्रेविटी है नहीं, उतनी टैलेंट है नहीं कि 45-50,000 लोगों को बीच में रोके, उनसे कहे कि देयर इज अ डील, आई विल एंटरटेन यू एंड यू विल परफॉर्म। ये गाना क्योंकि सबको गाना था, 45,000 लोगों का ऐसा हाथ जाना जी जान से, जी जान से, ये भी हमने देखा है। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अमित जी के साथ अमित जी इज ह्यूज, टू ह्यूज। आज भी हमारा राब्ता कायम होता है। और मैं आपको एक और बड़ी सीक्रेट बात बोलूं, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को कभी बोला नहीं, जब कभी मैं उसकी फिल्म देखता हूँ, जैसे निशब्द फिल्म देखी थी और उसके बाद ये पिंक देखी थी, मैं निशब्द के बाद उनको एक मैसेज किया था कि बच्चन जी आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही एक कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि जिंदा कॉम्प्लीमेंट, लाइव कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जब भी आपको टाइम लगे फोन कीजिए। उनका 3 दिन के बाद फोन आया था और मैंने उनसे कहा था सर निशब्द की परफॉर्मेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट, अंडररेटेड बट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक उस टाइम हम लोगों का सोसाइटी वॉर नहीं था, वो उस टाइप का या लेकिन वो जो उसके डायरेक्टर थे राम साहब, क्या नाम था उनका, राम, अरे डायरेक्टर का नाम क्या है, सुप्रसिद्ध नाम है, राम गोपाल वर्मा। वो बहुत आगे के लोग हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं एंड बच्चन जी ने काम बहुत अच्छा किया। फिर सेकंड वाज पिंक, वैसे ही मैंने उनसे पूछा था, जब उनका 3 दिन के बाद फोन आया, मैं उनसे पूछा था सर एक में एक सीन खत्म होता है, आपकी जो लुक है वॉन्डर करती करती ऐसे साइड में जाती है, ये चीजें हमने देखी नहीं। एक कॉकरोच निकलता है, एक पंच में हो जाता है, लास्ट में सीन खत्म होता है, आप एक्सप्लेन कीजिए हमको एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये चीजें हमने देखी नहीं है, प्लीज एनलाइटन। फिर उन्होंने बोला कि मैं बाइपोलर का रोल किया हूँ, उसके ऊपर मैंने पूरी तरह से होमवर्क किया है और हमने डिस्कशंस की। उसके बाद फिर उनका मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें अदाएं बड़ी कमाल है ऐसे कलाकारों की, कि वो जो स्पीच शुरू करते हैं अदालत में, वो ऐसा लगता है जैसे कि टूटी हुई इमारत है, कभी भी गिर जाएगी, लेकिन फिर आहिस्ता 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 बच्चन जी ने जो एक कंपोजर को रिगेन किया है, इट वाज अ लॉस्ट पैराडाइज, रिगेन्ड पैराडाइज। ओ बच्चन जी भैया बहुत कमाल एक्टर है, आज भी देखिए, आज भी रेलेवेंट है। आज ब्रह्मास्त्र में कितना खूबसूरत रोल किया है, उनकी लुक देखिए, उनका चश्मा देखिए, उनका विग देखिए, उनका पूरा देखिए, he was like looking like a professor, एक प्रोफेसर टीचर लुक मार्वलस। उन्होंने कितना काम किया है और ये मेरे ख्याल से हमारे लिए भी आती हुई जनरेशन के लिए भी लॉट टू लर्न फ्रॉम। और दूसरी बात है कि मैं एक बंदे के ओल्ड एज से बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड हूँ। उनका नाम था शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी अगर किसी को ये वाज लाइक ए बैड हैबिट, किसी को उनकी परफॉर्मेंस का चस्का लग जाए फिर वो छूट के जाती है।
और उनकी जो ओल्ड एज थी, इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रेसफुल। और मेरे ख्याल से उनकी जो एज थी, वो ग्रेसफुल एज थी, आज की डेट में बच्चन जी 79, भगवान करे लंबी उम्र हो ऐसे कलाकार की, वो जो है यस उनकी एनर्जी लेवल, एक तो रात को भाई साहब को नींद नहीं आती, तो फिर सवेरे कहाँ नींद आती है, और वो फिर सवेरे 4 बजे टी क्लब में जाके जॉब करते हैं, उनका अपना ही एक अलग ही जो सुनने में आता है। हमारी तो कभी राम राम होती है, कभी मैसेज आया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री को आशीर्वाद। अगर दिलीप साहब उर्दू बोलते थे ये शुद्ध हिंदी बोलते, हाँ, ये उनके रियल बच्चे की इंग्लिश भी इंडियन टोन, सुपर्ब लिंग्विस्टिक आदमी है बच्चन जी। मैं बोलता रहूंगा बच्चन जी के बारे में। दिलीप साहब के एक सीक्रेट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुराने टाइम के जितने भी एक्टर, एक हर ऑडियंस का एक क्वेश्चन रहते हैं, आम जनता जो कि फिल्म में इन्वॉल्व नहीं है, क्या धर्म पाजी या क्या जितने भी एक्टर्स थे, इवन अमित जी, क्या ये इनका जैसे फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, रियल लाइफ में भी उनका सेम वॉइस है कि डिफरेंट? ये आप कलाकार नहीं, कलाकार मैं आपको बताता हूँ, जो धर्म जी हैं, धर्म जी के पास ऐसी ग्रेट क्वालिफिकेशन है जो कि उनको बहुत कमाल का एक्टर बनाया है। जो अमेलगमेशन है, बहुत उनकी जो गुडनेस है, जो व्हेन गुडनेस इज अमेलगमेटेड इनटू परफॉर्मेंस, तो आप देखिए, और लोगों का प्यार, वो सानेवाल लुधियाना से है, तो वहाँ से एक बंदा ह्यूमिलिटी के साथ शुरू किया, उसके बाद जितनी टैलेंट थी उसने अपने आप को ग्रो किया। ही वॉज डिसाइपल ऑफ दिलीप साहब, और उन्होंने अब कई फिल्मों में क्लासिक काम किया। ही वॉज अ माचो हीरो। उन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला, कैसे किया, और उनकी किलर इंस्टिंक्ट, उनका गुस्सा, उनका प्यार, मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, और वो झलकता है। और आशिक है, ऊपर से दीवाना है, ऊपर से पगला है, आवारा पागल नहीं, पगला है, दीवाना है। वो आज की डेट में भी वो बहुत लोगों के ऊपर भारी है। और धर्म जी हुए, ये एक अपने ही थे, राजेंद्र कुमार जी थे, वो जुबली कुमार कहते थे उनको, उनके साथ हमने काम किया हुआ है। आरके का ही था एक सीरियल वंश हमने किया था, बहुत अच्छा था। उसके प्रोड्यूसर थे राजीव कपूर, और उनके साथ उनकी फिल्म में भी मैंने काम किया। डेविड वॉज द डायरेक्टर, और उनका बेटा और शत्रुघ्न सिन्हा, उन दोनों के सामने वो सारा सीक्वेंस, मेरे ख्याल से मैं अपनी लाइन्स खींच के लेके गया था। एक बार शत्रु जी ने को बोला था ये क्या हो रहा है, मैंने कहा शत्रु जी ये सब ऐसी लाइनें आप पहले बोल चुके हो, अभी की मेरी चांस, अभी हमको मौका दीजिए सर। शत्रु जी और अनकामी से फिर मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। उनका जो वॉइस है, फिल्मी वॉइस, जैसे वो, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा मिमिक्री हुई थी, आपने बोला था कि ऋषि कपूर की नहीं, इनकी सबसे ज्यादा। तो ये अपने जो फिल्मों में आवाज उनका रहता है, डबिंग वॉइस और ये सब, और रियल लाइफ में आप तो एज ए फ्रेंड इंटरेक्ट किए हैं, कितना डिफरेंस? शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज जो है ना, वो आवाज का धनी है, और वो शत्रुघ्न सिन्हा की भी क्वालिटी बड़ी कमाल है। उनका एक स्वैग जो था, उनका एक जो स्टाइल था, स्टाइल से उन्होंने लूटा है लोगों को, उनके दिलों को लूटा है। और कई फिल्में तो उनके आप देखिए उस जमाने की, और फिर भी उन्होंने अपने वजूद को कायम रखा। पॉलिटिक्स में रह के भी ऐसा लगता था कि हर हफ्ते इनकी फिल्म रिलीज होती है, कोई बयान आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया। ये लोग इनको छोड़ दीजिए, ये जो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, इसके ऊपर से निकले हुए हैं, उसमें शत्रु जी भी हैं। और आपने दूसरा क्या नाम लिया? अमिताभ बच्चन जी। बच्चन जी की बैरिटोन वॉइस है, और ये बेसिकली फ्रॉम रेडियो है, इनका रास्ता भी वही था, रेडियो से उन्होंने ये भी एक आम वॉइस से खास वॉइस, ये भी गए थे ऑल इंडिया रेडियो, ये भी गए थे इनके पास में, जिनके पास हम सालों साल के बाद हम भी गए थे,
क्या अमीन सयानी साहब के पास में, हाँ। जैसे हमने 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक किया था, इन्होंने भी वैसे ही इनके साथ लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्ट हुए थे और उसके बाद रिजेक्ट हुए थे, बच्चन जी को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन वही वॉइस देखिए दिलों में घंटे की तरह बजती है, कितने दिलों के ऊपर राज किया है। ये कमाल के लोग हैं बॉस, ये लोग बड़े कमाल के हैं। उसके बाद फिर दौर बदला है, दौर बदले के बाद वो जो तीन थे, जो कुमार थे तीन, उसमें एक मनोज कुमार जी भी थे। मनोज कुमार जी आप देख लीजिए जो फिल्में उन्होंने की हैं देशभक्ति का मोड में रहे हैं और वो लोगों के डीएनए में है। शहीद, मुझे याद है जब शहीद उनकी शहीद फिल्म की शूटिंग हो रही थी लुधियाना की जेल में, तो उस वक्त मैं जेल की दीवार के इस तरफ बहुत खुला होता था, इतना बड़ा जो जो मेडिकल कॉलेज था और उनकी दीवार के बीच में एक कुछ होता था, 200 फीट का 200-300 फीट का डिस्टेंस होता था। वहाँ पे हम क्रिकेट और गुल्ली डंडा खेलने जाते थे। मुझे याद है वहाँ पे भीड़ होती थी, कभी ऐसे चक्कर मारते थे, कभी प्राण साहब जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, और क्या पता था हमको कि हम इनके साथ कभी काम करेंगे। ये प्रेम चोपड़ा थे, इनके साथ काम करेंगे, ऐसे देखते थे। बोले क्या, बोले प्रेम चोपड़ा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। वहाँ तो जेल के अंदर इन्होंने शूटिंग किया, मेरा रंग दे बसंती चोला, आवाज़ बाहर आती थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे बाद में इन्होंने बोला कि जब हम शूट कर रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऐसे ही परफॉर्मेंस पहले नहीं, वो ऐसा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो गा गा के लिप सिंग कि ये रिदम है, ये रिदम है, इसको गाइए, और बाकी उनका ट्रीटमेंट कहाँ 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 बाद में किया है। ये कृष्ण धवन जी ने किया था शायद, और फिर ये इन्होंने हमको बताया, मैं इनके रेगुलर टच में हूँ मनोज जी के, क्योंकि इनका आशीर्वाद लेना ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने दोनों हाथों में तबर्रुक दे दिया है, प्रसाद दे दिया है। इनका आशीर्वाद, इनसे सलाह भी लेते हैं और साफ गोई के साथ में करते हैं। अगर आप कहें कि वो कोई 85 है या 87 है, नहीं सर, they are not नहीं, they are the naughty kids, the naughty boys. धर्म जी is a naughty boy, मनोज कुमार जी is a naughty boy, बच्चन जी is a naughty boy। आप सिर्फ उनकी वो जो रग है ना उसको टच कर दीजिए, फिर उसके बाद में उनकी हरकतें देखिए, they are kids। मुझे एक शेर याद आ रहा है इनके, ऐसे लोगों के, ऐसे महान लोगों के, कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या बात, क्या बात। सर मेरे अंदर भी वही बच्चा है जो हमारे सीनियर्स ने दिया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा मत होने दीजिए, उसको कहिए बड़ा मत होना, बड़ा होगे तो बहुत ही बड़े हो जाओगे और निकल लोगे। अगर इस युग को, इस लाइफ को, क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है वो है कलयुग, कलयुग में हंसना बहुत लाजमी है। जीना है तो हंसना बहुत जीना है। सर एक चीज और, दो चीज 90s की मैं बात करूँ, उस समय आपने बहुत सारी फिल्में की, आपका एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट आपका इक्वेशंस कैसा रहा? मैं ऑन द सेट और काम करने की, मैं फिल्म से ज़्यादा आपका वो जो इक्वेशन उस टाइम हुआ करता था। एग्जाम्पल, आपने गोविंदा जी के साथ काम किया है, आप उस फिल्म में एक डायरेक्टर का किरदार आपने निभाया है। गोविंदा जी एज एन आर्टिस्ट, उसमें क्या खासियत थी कि वो मास एकदम, अगर कॉमेडी का अगर बादशाह बोला जाए, अगर पहली बार कोई मासेस, मतलब एक आम भाषा में अगर कोई कॉमेडियन, उनकी डांस का एक स्टेप आफ्टर शम्मी कपूर अगर मासेस ने अडॉप्ट किया, तो क्या आप खासियत देखते थे कि जो वो कनेक्ट हो जाते थे बहुत जल्दी ऑडियंस? देखिए गोविंदा
जिसे हम प्यार से गोविंद कहते हैं। चीची। नहीं, वो चीची वो घर का नाम है, हम कहते हैं गोविंद या बड़े लाड प्यार आ जाए तो गोविंदी कहते हैं। हाँ, गोविंदी। मुलाकात होती है? नहीं, मुलाकात फोन होता है आजकल। एक जमाने में तो हम लगातार काम करते थे, जब स्वर्ग किया, राजा बाबू किया, और भी राजा बाबू वन ऑफ माय फेवरेट। या हमने काफी फिल्में की उसमें। और उससे पहले मैं आपको एक राज की बात बोलूं, जो पहली फिल्म थी 45 मिनट्स की फिल्म थी, इट वाज ए डॉक्यूमेंट्री। उसका नाम था सोने की धरती, डायरेक्टेड बाय रवि चोपड़ा जी। और उसमें जो बड़ा भाई बना था, मैं बना था, छोटा भाई जो था वो गोविंदा बना था। अच्छा। और उसमें बहुत खूबसूरत फिल्म थी। दैट वाज, ये पहली बार गोविंद जो है हमारे साथ ही बैठ के दिल्ली गया था बाय प्लेन। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत सॉलिड है। फिल्म करने से पहले ही? नहीं, उसी फिल्म में जो डॉक्यूमेंट्री थी। हाँ। और हम्बल बिगिनिंग, उनकी मदर जो है वो थी, जो शी वाज ए ग्रेट सिंगर, निर्मला जी। और उनमें उसमें गाना है, उसमें म्यूजिक है, उसके और उसके भाई में बहुत म्यूजिक है। और हम्बल है, बेसिकली हम्बल है। और हम्बल होने के बाद में जब उसको सक्सेस मिली, तो जब भी हमने काम किया तो इट वाज अ प्लेजर, क्योंकि वो रिगार्ड आज भी रिगार्ड है। गोविंदा के साथ में मैं आज भी कहूँगा, मेरी कुछ दिन पहले ही फोन पे बात हुई, और इट्स जस्ट टू राउंड अबाउट 40-45 मिनट्स म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो मैंने लास्ट फोन किया था, मैंने फ़ोन किया था गोविंद को कि मैं कहा गोविंद एक स्क्रिप्ट है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है फादर के रोल के लिए, उसमें जो डॉटर का रोल है, जो बेटी का रोल है, वो दे आर थिंकिंग अबाउट योर डॉटर। और मैं एक बात कहूँ, जब तक वो आपके घर पे रहेगी वो आपकी बेटी है, जब वो सेट पे रहेगी तो शी विल बी लाइक माय डॉटर, आई विल टेक केयर ऑफ हर। अब वो शायद हो रहा है। उसके डायरेक्टर का नाम है राजेश गड़े, और वो फिल्म बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, ये यहाँ पर पड़ी हुई स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है, उसका गोल बहुत अच्छा है। तो मतलब जनरेशन नेक्स्ट। फिर उसके बाद में मैं आपको एक और एक्सटेंशन देता हूँ, गोविंदा की फैमिली के जो और हैं, कृष्णा अभिषेक, उनके साथ हम फिल्म कर रहे हैं रेड। हाँ जी, ये बन गई है अभी, उसमें डबिंग वगैरह का काम है। और उस दिन वो भी कह रहा था कि आपने तो गोविंदा मामा के साथ बहुत काम किया। मैं क्या भाई, तो मतलब फिर जनरेशन नेक्स्ट के साथ काम करना। और फिर उसमें ऐसी गाली गलौज थी कि मैंने उसके पास गया, कृष्णा अभिषेक के पास गया, मैं कहा यार इसमें 2-1 वर्ड्स बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बोलिए, क्योंकि मैं छोटों को, जूनियर्स को इज्जत देता हूँ। ये मैं इज्जत देता हूँ ताकि एटमोसफियर बहुत अच्छा रहे, उनको ये ना लगे कि यार अगर ये सीनियर है तो कुछ भी कर सकते हो। ना, अपनी हदों को, यही आपका सीक्रेट है, पता नहीं, शायद या हो सकता है। एंड उससे क्या है कि एटमोसफियर बनता है, अच्छा काम बनता है, सद्भावना होती है, और आप काम अच्छा करते, इसीलिए मैं रेलेवेंट हूँ। करेक्ट। आज भी सर के साथ अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म किया था, मतलब नॉट एज एन एक्टर बट समबडी हु इज बिहाइंड द सीन्स, मार्केटिंग और छोटे लेवल की थी, बट वी डिड इट। एंड दैट वाज ओके, लास्ट वीक ही रिलीज हुआ है, आप फिल्म सर्च करेंगे टोकन द ट्रेजर मिल जाएगा। सर का बहुत प्रोमिनेंट और कमाल का रोल रहा है, सेंट्रल कैरेक्टर में रहे हैं, और बोला जाए तो इन्होंने फिल्म को हाईजैक कर लिया। थैंक यू। एक एज एन ऑब्जर्वर मैं बोल रहा हूँ, बहुत कमाल का आपने रोल किया है। एक आपका इक्वेशन डेविड धवन के साथ क्या था, कितना स्पॉन्टेनिटी थी आपके और उनके बीच काम करने का? कोई ऐसा एनीक्डोट्स, ऐसा स्टोरी जो अभी तक? डेविड, आप पहले शुरू किए हो आप टोकन से, उसके बाद आप डेविड की शायद आपके थॉट प्रोसेस में डेविड आए। डेविड धवन बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है, और वहाँ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना सीन बताते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि सबका रेपो एक लेवल में बहुत शानदार रेपो है। वो था सुप्रसिद्ध सीन था फिल्म स्वर्ग का,
जिसमें गोविंदा जो है वो स्पॉट बॉय है, एक एक्टर है जो कि डायलॉग बोल रहा है, वो उसको डायलॉग बोल रहे हैं, और वो एक हंसी आती है, और जो मैं डायरेक्टर का रोल कर रहा हूँ, फिल्म डायरेक्टर का, वो इधर से सल्ज कर रहा है कि यार तू डायलॉग बोल, और ऐसा ऐसा करके मैं करता हूँ। उसका डेविड धवन साहब ने बड़ा कमाल का किया था, और मैं फिर उसको पकड़ता हूँ, वो हंसता है जब वो डायलॉग उधर से भूल रहा है कलाकार, तो मैं उसके पास जाता तो डायलॉग बोलेगा क्या, वो हंसा क्यों हंसा, तो डायलॉग बोलेगा क्या, बोले मैं बोल सकता हूँ, और वो उधर जाता है, गोविंद जाता है और जाके डायलॉग बोलता है। उससे पहले मैंने डेविड साहब से बोला कि डेविड साहब, हम अपने डायरेक्टर की इतनी इज्जत करते हैं, कुछ सजेशन देते हुए डर लगता है कहीं नकार ना दे, बट डेविड इज टू ह्यूज। That is why he is He's most successful director, 19 सुपर हिट लेजेंडरी किसी के साथ अभी तक बॉलीवुड में नहीं है सुपर हिट फिल्म। मैंने उनसे जाके इतना बोला, मैं कहा सर डेविड आपने एक्शन तो बोलना है, लेकिन आप ओके मत बोलना, ओके टेक नहीं बोलना, मतलब ओके नहीं बोलना कि शॉट ओके। बोले क्यों, मैं क्या मान जाना, कुछ कुदरत ओके करेगी, अपने आप ओके हो जाए। बोले करेगा क्या, मैं क्या बस मैं इतना बोलता हूँ कि उनका डायलॉग खत्म हुआ, किसका, गोविंद का, अब मैं यहाँ पे हूँ और ये कुछ 25-50 कदम दूर है, मैं वहां से कुछ करने वाला। बोले डन, ओके नहीं बोलूँगा, मैं एक्शन बोलूँगा। उन्होंने बोला एक्शन, उन्होंने अपना डायलॉग बोला, और उसके बाद सरप्राइज पैकेट था, मैं यहाँ से वॉक करके जा नहीं वॉक मैं भागा गया, वो लाइट मैन था संपत, फलाना ये आई गॉट स्टार मिल गया है, बड़ा एक्टर मिल गया, स्टार मिल गया, वंडरफुल, चाहता उसको मैंने भर दिया। उधर गोविंद को पता नहीं था कि ये क्या है, और गोविंद मुझसे पूछा क्या सर मैंने वाकई इतना अच्छा शॉट किया, अरे मैं नहीं यार कैमरे ऑन है, मान जा एक्टिंग करते, तो ही स्टार्टेड, अच्छा वो मैं क्या बहुत अच्छा काम किया, ये वाह फैंटास्टिक, और क्योंकि वो क्लैप ट्रैक था, और जब भी और आज की आज फिल्म के हाँ जी, मुझे लाइक मैं एंड स्क्रिप्ट राइटर ऑफ दैट सीन, मैं आपको नहीं डायरेक्टर वही थे, मैं तो सिर्फ मैं अपना एक रंग भर रहा था। और मैं आपको बोलूं, जो आपने पहले टोकन द ट्रेजर बोला है ना, उसका इस सीन के साथ कनेक्शन है। मेरी डायरेक्टर ने मुझको ये बोला था, जो टोकन द ट्रेजर की थी, कि अरुण जी आप मेरे मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हो। उन्होंने एग्जैक्ट बोला था कि अरुण जी आप मेरी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हो, क्योंकि जब मैं ये सीन देखती थी तो मैं कहती थी कि एक दिन मैं जब डायरेक्टर बनूंगी तो इनके साथ काम करूंगी। तो ये टोकन द ट्रेजर का इतना बड़ा रोल जो मुझे मिला है, तकरीबन 27 से 29 सीन है, मैं थैंक्स बोलूँगा अपने डायरेक्टर को। और उसमें इंस्पिरेशन थी अनूप जलोटा। अनूप जी कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनकी एब्सेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हिज प्रेजेंस। ये होता था कि ये अनूप जी की फिल्म है, आई हैव टू डू इट। अनूप जी यानी अनूप जलोटा, द लेजेंडरी भजन, अनूप जलोटा जी, बस ये समझ लीजिए कि ही वाज प्रोड्यूसर। और मुझे ये एहसास था जब सिंगर प्रोड्यूसर बनता है, आलाप गाने शोज करके वो आदमी ने पैसे कमाए हैं, तो उसके पैसे में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपकी ईमानदारी डबल होनी चाहिए। तो आप देखिए मैंने इसमें बहुत रूदारी से काम किया है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड महसूस होता है कि इस फिल्म में मुझको बहुत प्रेज किया गया है। अभी सर कट शॉट करता हूँ, हाँ जी, क्योंकि फिल्म अभी लोग देख रहे हैं तो आई थिंक उनको देखने देना चाहिए, तो उनका भी एक ओपिनियन फॉर्म हो। अगर स्टोरी आप नहीं बोल रहे हैं तो देखेगा। फिल्म रिव्यू और क्रिटिक्स का कितना असर होता है एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू में? सर अगर कभी पॉजिटिव आ गया और कभी निगेटिव आ गया, आप कैसे, मतलब न्यू जनरेशन जो एक्टर है नहीं, तो आज का आप देख लीजिए, आजकल नया वर्ड्स निकला है, ट्रॉल्स, ट्विटर ट्रॉल्स, या वो होता है कि वो क्या कहते हैं कि वो ट्रॉल्स हो गए, और एक और वर्ड है
कभी याद आता है तो बताता हूँ। रिव्यूज जो है, और वो रिव्यूज आजकल तो हर एक आदमी रिव्यूअर बन गया है। करेक्ट, सबके और हम लोगों ने अपनी रोटी पानी जो है वो रिव्यू देने के उन्होंने कमाई की है। ये अलग ही एक इंडस्ट्री बन गई है, एक इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन एक ज़माने में कुछ लोग रिव्यूअर्स थे जो कि उनका रिव्यू जो था बहुत मायने रखता था और फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए बहुत रहता था। रिव्यूज़ अच्छे होने बहुत लाजमी है। मैं एक बात कह दूं कि ये जो रिव्यूज़ मुझे मिले हैं उसमें तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होनी शुरू हुई कि इनको इसको रिव्यूज़ कैसे अच्छे मिल रहे हैं। ये आई थिंक आपका वो है। तो चलिए, आपको पॉजिटिव मिल गया, जब कभी अगर निगेटिव मिला हो तो आपको झेलना पड़ेगा। नो नो सर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। जब से ट्रॉल्स होता है, कोई हेट मेल होती है, रियल हेट मेल होती है। मैं तो नहीं आदि, हमने पहले तो मुझे अपने घर वालों की चिंता होती है। मेरे घर वाले, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, वो इतने स्टॉन्च क्रिटिक्स हैं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। घर का रिएक्शन बड़ा तगड़ा मिल जाता है और उन्होंने भी बेसाख्ता मेरी तारीफ की। और मैं आपको बताता हूँ, जब किसी एक बंदे की बहुत तारीफ होती है विच इज़ वेरी अनयूजुअल, तो उसमें काफ़ी लोगों को उनके सीने पे सांप भी लौटना शुरू हो जाता है। और फिर हमको तो क्या है कि थिएटर के लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, पर्सपेक्टिव समझते हैं कि यार लाइव देखने की आदत है, लाइव देखने की आदत है। कभी हाँ हैप्पी हुए, अनहैप्पी हुए, कभी लोगों को पसंद आया, कभी कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, ये वो। तो इसलिए परफॉर्मेंस के वक्त या गाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मैं तो दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि ट्रॉल्स भी करते हैं, ये भी करते हैं। अभी भी देखिए आपके सामने हमने इतना बड़ा वो के साथ रिपब्लिक भारत का हमने किया है, उसमें आपको जो ज़बान है ये चमड़े की ज़बान है, इसको हिलाने के लिए, शब्द बोलने के लिए आपको उसका आशीर्वाद होना बहुत लाजमी है, जिसका नाम है सरस्वती माँ। क्योंकि सरस्वती माँ का दूसरा नाम है, सरस्वती माँ का दूसरा नाम है स्वर स्तुति। स्वर की स्तुति करना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब मंजर आम पे जाते हैं तो आपकी ज़बान से अच्छे से। किसी ने इसी जबान की बात आया तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम लोग का कोई भी मतलब कोई भी लिविंग एनिमल्स है, हम लोग की ज़बान में आई थिंक हड्डी नहीं होता, इसीलिए हम लोग कड़वा भी बोलते हैं तो दर्द नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़बान जो है इसने महाभारत करवाई थी, इसी ने महाभारत करवाई थी। द्रौपदी ने जब बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, दुर्योधन को जब वो फिसल के गिरने वाले थे, उनको लगा कि यहाँ पे पानी नहीं है तो पानी में चले गए, तो वो जो हंसी थी, जो बोला था, उसके बाद उसी का ये ज़बान है सर, ज़बान मीठा रखिए, बोले बातें कम कीजिए, अपनी ज़हानत दिखाते रहिए, बातें कम कीजिए, अपनी ज़हानत दिखाते रहिए, ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। थैंक यू सर सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Really, I'm so honored. I'm so honored कि इतना अच्छा मुझे बातचीत करने का मौका मिला and wish you all the very best. एक और थैंक यू सो मच सर, एक और आपको रिक्वेस्ट करना है सब्सक्राइबर्स लोग से कि काइंडली सब्सक्राइब बिजनेस आजकल। यस, प्लीज सब्सक्राइब बिजनेस आजकल। आ जाइए। अरे आपका चाहता क्या है, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एक बांगुड़ी आदमी है, इसकी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं कि आपकी लाइफ में और सुधार हो जाए। सब्सक्राइब इट। अच्छी बातों को तो लाइक ही करना चाहिए। गॉड ब्लेस, रब रखा, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर।